फूलनगर बहुत ही खूबसूरत और एक हरा भरा गांव था। अपने नाम की मुनासबत से ही फूलों की चादर ने इस पूरे गांव को अपनी लपेट में ले रखा था। न जाने ये फूल कहां से उगाते, किसी को भी इस बारे में कोई खबर न थी। गांव के गिरदा गिर्द एक पहाड़ी सिलसिले ने पूरे गांव को अपनी लपेट में ले रखा था, जो इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते थे। हर तरफ लहलहाते हुए खेत और पगडंडियों पर लगे हुए फूल देखने वालों की आंखों को खीरा कर देते थे। जिस तरह फूलनगर एक खूबसूरत सा गांव था, वैसे ही यहाँ के मकीन बहुत ही मिलनसार और एक दूसरे की मदद करने वाले लोग थे। वो हमेशा एक दूसरे के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझते और किसी भी मुश्किल में एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर मदद किया करते थे। जहाँ फूलनगर के लहलहाते हुए खेत इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते थे, वहीं इस गांव के बारे में यह भी मशहूर था कि यहाँ सांपों की भरमार है और वो कसरत से यहाँ फला फूला करते हैं। इन सांपों के बारे में यह भी मशहूर था कि ये सांप किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन फिर भी एहतियात करते हुए गांव के मकीन शाम ढलते ही जंगल की तरफ न जाते। वो दिन में ही खेती बाड़ी या जंगल से लकड़ियां काट कर बाजार में फरोख्त कराते थे। लेकिन इस गांव का चौधरी सिकंदर हयात खान बहुत ही जालिम और संगदिल इंसान था। उसे अपनी जमीनों और दौलत का इतना नशा था कि वो छोटी छोटी सी बात पर गांव वालों पर आए रोज ही जुल्म किया करता था। वो अक्सर गरीब लोगों से अपने खेतों में सख्त मेहनत मजदूरी करवाता और उनको उनकी उजरत भी ना देता। चौधरी सिकंदर हयात के बारे में यह भी मशहूर था कि उसे शिकार खेलने का बहुत शौक है। लिहाजा एक रोज वो जंगल में शिकार के लिए निकला ही था कि अचानक से तेज आंधियां शुरू हो गई और बारिश ने उसे अपनी लपेट में ले लिया। वो फौरन ही अपने घोड़े से उतरा और एक घने दरख्त के नीचे जा खड़ा हुआ ताकि बारिश से बच सके। चौधरी सिकंदर हयात और उसके खिदमतगारों का टोला अब दम साधे हुए चुपचाप बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। यकायक बारिश ने तेजी पकड़ ली और दरख्तों के पत्तों से पानी छन छन कर नीचे आने लगा। ओहो, क्या मुसीबत है! देखो मेरे सारे कपड़े भीग गए। कमबख्तो, एक छाता भी तुमसे ना लाया गया। उसने अपने मुलाजमों को कोसते हुए रामू को आवाज दी। रामू, कहां मर गया है? जल्दी इधर आ। जी हजूर। रामू ने फौरन ही अपने सर से पगड़ी उतारते हुए चौधरी सिकंदर हयात पर किसी छतरी की तरह फैला दी और चौधरी सिकंदर हयात अपनी तेवरी चढ़ाए जंगल का नजारा करने लगा। अभी वो देख ही रहा था कि उसे अचानक अपने सामने सांपों का एक जोड़ा आता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही चौधरी की नजर सांप के जोड़े पर पड़ी तो उसने एक गहरी नजर से अपने नौकर रामू की जानिब देखते हुए कहा, रामू, देख तो सही जरा इन सालों को। हमारे यहाँ मौजूद होते हुए इनकी इतनी हिम्मत कि ये हमारे सामने ही अटकेलियां कर रहे हैं। चौधरी सिकंदर की बात सुनते ही रामू ने फौरन अपनी गर्दन झुकाई। हजूर, आपका हुक्म हो तो अभी इन्हें गिराए देते हैं। नहीं रामू, नहीं, अभी हमें देखने दो कि ये सांप आखिर करते क्या है। हम खुद ही इनका शिकार करेंगे। बस इतना कहकर चौधरी सिकंदर हयात उन सांपों को खौफनाक नजरों से देखने लगा। सांपों का ये जोड़ा इच्छाधारी नस्ल से ताल्लुक रखता था, जिससे चौधरी सिकंदर हयात बिल्कुल लाइल्म था। ये जोड़ा पानी में खेलते हुए, अटकेलियां करते हुए और अपना फन फैलाकर बार बार जमीन पर खड़ा हो जाता। बस देखते ही देखते सांपों का ये जोड़ा मस्त होने लगा और उस तरफ को जा निकला जहां पर चौधरी सिकंदर हयात का घोड़ा बंधा हुआ था। घोड़े ने जैसे ही सांपों को अपनी तरफ आते हुए देखा तो वो एकदम से बिदक गया। वो अपनी रस्सी तुड़वाकर सर पर दौड़ा और चौधरी सिकंदर हयात को उसके नौकरों समेत रोनता हुआ निकल गया। जमीन पर गिरने की वजह से चौधरी जख्मी हो गया था और बुरी तरह से दर्द से करा रहा था। अगले ही लम्हे चौधरी कराहता हुआ जमीन से उठा। उसकी नाक से खून बह रहा था और उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थी। अपने जख्मी होने का जिम्मेदार उसने नाग और नागिन को ठहराया और फौरन ही रामू को इशारा किया। रामू लपक कर गया और दरख्त के तने से लगी हुई चौधरी की बंदूक उठा लाया। चौधरी ने फौरन ही बंदूक संभालते हुए सांपों के इस जोड़े पर निशाना लगाया। अगले ही लम्हे पूरे जंगल को एक जोरदार धमाके ने थर्रा डाला और परिंदे शोर करते हुए दरख्तों से उड़ गए। गोली सीधी सांप के सर में जा लगी थी और वो वहीं ढेर हो गया था। मगर ये क्या, नागिन तो बच गई थी। चौधरी ने फौरन ही बंदूक में दूसरा कारतूस चढ़ाया और नागिन का निशाना लिया, लेकिन तब तक नागिन वहां से भागकर झाड़ियों में जा छुपी थी। जैसे ही चौधरी नागिन के पीछे दौड़ा तो नागिन ने एक लम्हे को
उसे पीछे मुड़कर देखा। चौधरी को नागिन की आंखों में एक चमक सी नजर आई थी, जिसे देखकर वो एक लम्हे को घबरा गया था। वो अपने हाथों में बंदूक थामे नागिन की तरफ देखता रह गया, लेकिन उस पर फायर न कर सका। न जाने उस नागिन की आंखों में ऐसी क्या दहशत थी जिससे चौधरी डर गया था। वो तेजी से वापस मुड़ा और अपने नौकरों को वापस चलने का इशारा किया। उसके चेहरे पर खौफ और परेशानी के आसार बिल्कुल नुमाया नजर आ रहे थे। जैसे ही वो अपने घर पहुंचा तो सीधा घबराहट के आलम में अपने कमरे में घुस गया। उसे देखने से ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज ने उसे दहला कर रख दिया हो। चौधरी साहब, खैरियत तो है? आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं, चौधरी की बीवी ने उसे मुखातिब किया। नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस मैं जिस जंगल में शिकार खेलने गया था वहां मेरा सामना एक नाग और नागिन से हो गया, जिसकी वजह से मेरा घोड़ा बिदक गया और वो मुझे गिराकर भाग खड़ा हुआ। नीचे गिरने की वजह से मैं जख्मी हो गया और मेरे शिकार का सारा मजा करकरा हो गया। वो अपनी बीवी को अपनी जख्मी नाक और हाथ दिखाते हुए बोला। उसके नाक से बहता हुआ खून देखकर उसकी बीवी के लम्हे को परेशान हो गई थी। अच्छा, आप परेशान ना हो, मैं अभी आपको दवाई लगाए देती हूँ। इतना कहकर चौधरी की बीवी उसके पास ही बैठ गई और उसके जख्मों पर दवाई लगाने लगी। चौधरी साहब, वैसे तो ये एक मामूली सी बात है, क्योंकि आप तो कभी शेरों का शिकार करने से भी नहीं घबराते। न जाने क्यों मुझे आज ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। अपनी बीवी के मुंह से ये बात सुनकर चौधरी के लम्हे को जैसे कहीं खोसा गया था। बानो न जाने मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि वो कोई आम सांप ना था। उसकी आंखों में एक अजीब किस्म की चमक थी। मैंने गुस्से से उनमें से एक सांप को तो गिरा दिया था, लेकिन दूसरा सांप वहां से बच निकला और न जाने मुझे क्यों ये धड़का लगा हुआ है कि वो सांप मुझसे दोबारा बदला लेगा। चौधरी ने सारा वाकया अपनी बीवी को बताते हुए कहा। कोई बात नहीं चौधरी साहब, आप वैसे ही परेशान हो रहे हैं। वो नागिन भी जख्मी होकर भाग गई है, उसका अब वापस लौटना नामुमकिन है। हो सकता है जख्मों की ताब ना लाकर वो भी मर जाए। चले छोड़िए, आप जाकर नहा लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगवाती हूँ। इतना कहकर चौधरी की बीवी वहां से उठ गई और चौधरी न जाने किस सोच में खो गया। कुछ दिन तो आराम से गुजर गए और चौधरी इस वाक्य को आहिस्ता आहिस्ता भूलने लगा, लेकिन नागिन उधर दूसरी तरफ बहुत ही दर्दनाक अजियत में मुब्तला थी। वो गिरती पड़ती और लड़खड़ाती हुई जंगल में बने हुए एक मंदिर में जा पहुंची। इस मंदिर के ऐन दरमियान में एक चबूतरे पर नाग देवता की मूर्ति सजी हुई थी। नागिन के जिस्म से मुसलसल खून बह रहा था, लेकिन उसने अभी तक हिम्मत न हारी थी। जैसे ही वो मंदिर में पहुंची तो नाग देवता के कदमों में गिर गई। अरे नाग देवता, तू जानता है कि हम नाग नागिन कभी किसी को ऐसे नुकसान नहीं पहुंचाते, फिर किस लिए उस जालिम इंसान ने मेरे नाग को मुझसे छीन लिया है। उसने बड़ी बेदर्दी से मेरे नाग को मार डाला और मुझे भी जख्मी कर दिया है। मैं तुझसे ये जवाब मांगने आई हूँ कि आखिर हमारा क्या कसूर था, हमें किस गुनाह की सजा मिली है। ये तो निश्चित रूप से अन्याय है। दुहाई है, दुहाई है नाग देवता, मैं आपके चरणों की सौगंध खाती हूँ, अगर आपने मेरा बदला ना लिया तो मैं अपना सर मार मार कर अपना जीवन त्याग दूंगी। अब वो एक इंसानी रूप में नाग देवता के मुजस्मे वाले कदमों में गिरी पड़ी थी। उसे अपने नाग के छिन जाने का बहुत दुख था। फिर अचानक ही अगले लम्हे नाग देवता की आंखें रोशन हुई और ये रोशनी बढ़ते हुए एक शुआ की शक्ल में तब्दील हो गई। नागिन के जिस्म पर लगे हुए तमाम जख्म आहिस्ता आहिस्ता भरने लगे और देखते ही देखते खत्म हो गए। फिर उस मूर्ति से एक बारीक सी आवाज निकली। उस चौधरी का इरादा तुझे मारने का था, लेकिन तेरी किस्मत अच्छी थी कि तू बचकर यहाँ आ गई है। जा, मैं तुझे ऐसी शक्ति दे रहा हूँ कि आज से तू इंसानों का रूप भी धार लेगी, लेकिन इसके लिए तुझे पूरे 1 साल तक मेरी तपस्या करनी पड़ेगी। फिर तुझ में इतनी शक्ति प्राप्त हो जाएगी कि तू किसी का भी रूप धार लेगी। बस इतना कहकर उस मुजस्मे की आंखों से रोशनी गायब हो गई और नागिन वहां से रेंगती हुई वापस जंगल की तरफ निकल गई। उधर चौधरी सिकंदर हयात गहरी नींद में सोया हुआ था कि वो अचानक हड़बड़ाकर उठ बैठा और चीखने लगा, वो मुझे नहीं छोड़ेगी, वो मुझे नहीं छोड़ेगी। चौधरी ने एक लम्हे में ही पूरे कमरे को अपने सर पर उठा लिया था। उसकी आवाज सुनते ही उसकी बीवी लपकी हुई उसके कमरे की जानिब बढ़ी। क्या हुआ चौधरी साहब, आप डर गए हैं? वो मेरे ख्वाब में आई थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो मुझसे कह रही थी
कि तुमने मुझसे मेरा नाग छीन लिया है, लिहाजा अब तुम भी अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, चाहे तुम दुनिया के जिस कोने में भी चले जाओ। चौधरी सिकंदर हयात बहुत ही घबराए हुए लहजे में अपनी बीवी को तमाम ख्वाब सुनाने लगा। कौन कौन कह रही थी? चौधरी साहब, आखिर ख्वाब में आपने किसको देखा है? किसकी इतनी जुर्रत है कि आपको मार डाले? वो नागिन, वो नागिन जो जंगल में गायब हो गई थी। मैंने उसकी आंखों में एक चमक देखी थी और उस चमक में मैंने ये भी देखा था कि एक नागिन मुझे डस रही है। बस उस दिन के बाद चौधरी सिकंदर हयात ने कभी भी सुकून की नींद ना की। वो हर रात डर कर और हड़बड़ाकर उठ बैठता। वो जैसे ही अपने बिस्तर पर सोने के लिए लेटता तो वो नागिन अपना फन फैलाए उसके ख्वाबों में आ जाती और वो जोर से चिल्लाकर उठ बैठता। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगा और इस वाक्य को पूरा 1 साल हो गया। आज फिर वो नागिन रेंगती हुई नाग देवता के मंदिर में आ पहुंची थी। वो अपना फन फैलाए चौकड़ी मारकर नाग देवता के मुजस्मे के सामने बैठ चुकी थी और गहरी नजरों से नाग देवता की जानिब देख रही थी। फिर अचानक ही आहिस्ता आहिस्ता नाग देवता के मुजस्मे की आंखें चमकने लगी और उनमें से हल्की हल्की रोशनी बाहर को मटने लगी। ओ नाग देवता, मैं आ चुकी हूँ। आज मेरी तपस्या का आखिरी दिन है। बस आज आप मुझे तमाम शक्तियां दे दें जिनसे मैं अपना बदला ले सकूं। फिर देखते ही देखते उस नाग देवता की आंखों से एक रोशनी निकली और नागिन की आंखों में पेवस्त हो गई। इस मंदिर में हर तरफ एक धुआं सा छा गया और जैसे ही वो धुआं छटा तो फर्श पर एक नागिन की बजाय एक बहुत ही हसीनो जमीन लड़की बैठी हुई थी। खुद को एक लड़की के रूप में देखते ही वो फौरन नाग देवता के मुजस्मे के सामने झुक गई। जा, हमने तुझे अपनी सारी शक्तियां प्राप्त कर दी हैं। अब तू जो चाहे रूप धार सकती है। तेरी जाप और तपस्या से हमें बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ और हम तुझसे खुश हो गए हैं। हमने तुझे वो शक्तियां दे दी हैं कि तुझसे पहले आज तक किसी नाग को नहीं मिली। बस इतना कहने के बाद नाग देवता का मुजस्मा खामोश हो गया और नागिन वहां से वापस निकल गई। उधर चौधरी सिकंदर हयात की तबीयत रोज बरोज बिगड़ती जा रही थी। किसी काम में भी उसका दिल न लगता और ना ही वो कुछ खाता पीता था। वो अपने बिस्तर पर मुंह लटकाए बैठा हुआ था कि अचानक उसकी बीवी कमरे में दाखिल हुई। आखिर आप कब तक यहीं बैठे रहेंगे? आप शिकार पर क्यों नहीं चले जाते? आपका दिल भी बहल जाएगा। चौधरी की बीवी ने उसके साथ बैठते हुए कहा। हाँ बेगम, तुम ठीक कहती हो। चलो रामू से कहकर मेरा घोड़ा तैयार करवाओ। कुछ ही देर बाद चौधरी अपने नौकरों समेत जंगल में शिकार खेलने के लिए तैयार हो गया। आज उसने अपने दिल में तहैया कर लिया था कि वो पिछले 1 साल पुराने वाकये को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएगा। वो अपने घोड़े पर बैठता हुआ जंगल की जानिब रवां दवां था। जैसे ही वो जंगल के बीचों बीच पहुंचा तो उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने फौरन ही अपने घोड़े की रफ्तार कम कर दी और आहिस्ता आहिस्ता आवाज का पीछा करने लगा। उसके बाकी नौकर उसके पीछे पीछे चलने लगे। अभी वो थोड़ा ही दूर गया था कि उसने दरख्त के नीचे एक लड़की को रोता हुआ देखा। देखने में ये लड़की किसी हूर से कम न थी। चौधरी फौरन ही उस लड़की के पास जा पहुंचा। उसने आज तक अपनी जिंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की न देखी थी। अब उसकी नीयत में फतूर आने लगा था। उसने अपने दिल ही दिल में सोचा कि क्यों ना इस लड़की को अपने साथ अपनी हवेली ले जाऊं। वो फौरन ही अपने घोड़े से उतरा और चलता हुआ लड़की के करीब आया। कौन हो तुम और यहाँ बीच जंगल में क्यों बैठी रो रही हो? मेरा नाम शबनम है और मैं। इतना कहकर वो लड़की फिर से रोने लगी। हमारे घर पर डाकुओं ने हमला कर दिया और मेरे तमाम घर वालों को कत्ल कर दिया। मैं अपनी इज्जत बचाती हुई इस जंगल की तरफ भागी और यहाँ आकर छुप गई हूँ। ना तो मेरा कोई ठिकाना है और ना ही कोई मेरा अपना रहा। बस इतना कहकर वो लड़की जोर जोर से रोने लगी। कौन कहता है कि तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं? मैं हूं ना, फूलनगर का चौधरी, चौधरी सिकंदर हयात। मैं तुम्हें अपनी हवेली ले जाऊंगा और तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखूंगा। चौधरी अपने दिल ही दिल में खुशी से फूलना समा रहा था। उसकी तो जैसे दिली ख्वाहिश पूरी हो गई थी। वो उस लड़की को लेकर फौरन हवेली वापस आ गया। जैसे ही उसकी बीवी की नजर उस लड़की पर पड़ी तो वो फौरन ही चौधरी साहब से मुखातिब हुई। चौधरी साहब, ये लड़की कौन है? ओ हाँ बेगम, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। ये बेचारी जंगल में बैठी रो रही थी और इसका दुनिया में कोई भी नहीं है। इसका ना तो कोई घर है और ना ही कोई रिश्तेदार।
इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आया हूँ ताकि हवेली में रहकर तुम्हारी खिदमत करे। ओह बहुत खूब। चौधरी साहब बहुत अच्छा किया आपने जो इस लड़की को अपने साथ ले आए। वैसे भी इस हवेली की तन्हाई मुझे काटने को दौड़ती है। चलो कोई तो है जो अब मुझसे बातें करेगा। इतना कहकर वो मुस्कुराती हुई उस लड़की को अपने साथ अंदर ले गई। कुछ ही देर बाद वो सब लोग खाने की मेज पर बैठ गए। शबनम नए कपड़ों में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और चौधरी खाना खाते हुए बार बार उसे कनखियों से देख रहा था। खाना खाने के बाद चौधरी की बीवी ने शबनम को उसका कमरा दिखाया और खुद अपने कमरे में आकर लेट गई। मगर उधर चौधरी को जरा भी नींद ना आ रही थी। शबनम का खूबसूरत और दिलकश जिस्म बार बार उसकी नजरों के सामने आ रहा था। वो अपने कमरे से उठकर बाहर आ गया। अब उसका रुख शबनम के कमरे की जानिब था। चौधरी को अपने कमरे में आता देखकर शबनम एक लम्हे को चौंक गई। चौधरी साहब आप और मेरे कमरे में? उसने हैरानगी से चौधरी की तरफ देखते हुए कहा। हाँ शबनम, न जाने तुमने मुझ पर क्या जादू कर दिया है कि मुझे तुम्हारे बगैर एक पल भी चैन नहीं आ रहा। मैं जब भी सोने की कोशिश करता हूँ तो तुम्हारा ये हसीन चेहरा मेरी नजरों के आगे घूमने लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और आज मैंने दिल में फैसला कर लिया है कि तुम्हें अपनी मलका बनाऊंगा। देखो इनकार मत करना, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। चौधरी ने यह सब बेकरारी के आलम में कहा। उसे जरा भी इल्म न था कि अगर ये बात उसकी बीवी को पता चल गई तो हवेली में कयामत आ जाएगी। लेकिन भला उसको किसी चीज की क्या परवाह थी, वो तो चौधरी था। मगर मगर चौधरी साहब, अगर आपकी बेगम को हम दोनों के प्यार के बारे में पता चल गया तो वो तूफान नहीं खड़ा कर देंगी। शबनम ने सवालिया नजरों से चौधरी की जानिब देखते हुए कहा। शबनम, मैं तुम्हारी खातिर कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे क्यों ना मुझे अपनी बीवी का कत्ल करना पड़े। चौधरी साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? शबनम ने हैरान होते हुए कहा। मैं सच कह रहा हूँ शबनम, मैं तुम्हारी खातिर कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे जहन में एक तरकीब है। मैं अपने खास बंदों को हवेली के अंदर चोर बनाकर भेजूंगा और वो सामान लूटने के बहाने मेरी बीवी को खत्म कर देंगे। इस तरह हमारा रास्ता साफ हो जाएगा और तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी दुल्हन बन जाओगी। इस तरह ये कत्ल हम दोनों पर नहीं आएगा। चौधरी तो जैसे शबनम के हर सवाल का जवाब पहले से ही तैयार किए खड़ा था। ठीक है चौधरी साहब, ये तरकीब ठीक रहेगी, शबनम ने खुश होते हुए कहा और चौधरी सिकंदर हयात की बाहों में लिपट गई। बस अगली ही रात चौधरी ने अपने खास आदमियों को भेजकर अपनी बीवी का कत्ल करा दिया और इस तमाम वाकये को चोरी का रंग दे दिया। जैसे ही सुबह का उजाला फैला तो चौधरी ने एक नया ड्रामा करना शुरू कर दिया। उसकी बीवी की लाश बाहर सहन में पड़ी हुई थी और चौधरी जारो जार रोए जा रहा था। फौरन ही उसके कफन दफन का इंतजाम किया गया और शाम तक उसको सुपुर्दे खाक कर दिया गया। जब रात का वक्त हुआ तो शबनम और चौधरी बहुत खुश थे क्योंकि उनके रास्ते का कांटा हमेशा हमेशा के लिए निकल चुका था। जब घर के सारे मुलाजिम सो गए तो चौधरी अपने कमरे से बाहर निकला और शबनम के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो शबनम के कमरे में पहुंचा तो वो जैसे पहले ही उसके लिए मुंतजिर थी। शबनम को देखते ही चौधरी ने फौरन उसे अपनी बाहों में भींच लिया। चौधरी आज अपने दिल में बहुत ही खुश था क्योंकि उसने शबनम को हमेशा हमेशा के लिए पा लिया था। जैसे ही उसने शबनम को अपनी बाहों में भींचा तो शबनम की आंखों में वही चमक उभर आई। उसने फौरन ही एक मंत्र पढ़ा और चौधरी गश खाकर नीचे जमीन पर जा गिरा। जब चौधरी को होश आया तो उसने खुद को पलंग पर बंधा हुआ पाया। शबनम, शबनम कहाँ हो तुम? चौधरी ने बेख्तियार होकर शबनम को आवाजें देना शुरू कर दी। उसकी आवाज सुनकर शबनम मुस्कुराती हुई कमरे में दाखिल हुई। अरे क्यों चीख रहे हैं चौधरी साहब? शबनम, ये मुझे पलंग पर किसने बांध दिया है? चौधरी ने शबनम को मुखातिब करते हुए कहा। चौधरी की यह बात सुनकर शबनम उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगी। चौधरी साहब, आपको मैंने बांधा है। मगर क्यों? चौधरी ने घबराहट के आलम में पूछा। ओ क्यों? बहुत अच्छा सवाल है चौधरी साहब, बहुत अच्छा। शायद आप भूल गए हों लेकिन मैं नहीं भूली। अगले ही लम्हे कमरे में एक धमाका हुआ और शबनम के रूप में एक नागिन खड़ी हुई थी। जैसे ही शबनम ने नागिन का रूप दिया तो चौधरी का जैसे दम ही घुट गया। नहीं नहीं, तुम मेरी शबनम नहीं हो सकती, चौधरी ने हैरानी और घबराहट के आलम में बड़बड़ाते हुए कहा। फिर अगले ही लम्हे शबनम ने दोबारा अपना इंसानी रूप धार लिया। उसने एक जोरदार कहकहा लगाया। क्यों चौधरी सिकंदर हयात, तुम मुझे भूल गए थे ना?
मैं ही हूं तुम्हारी शबनम। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कौन हो, कौन हो तुम? चौधरी ने घबराते हुए लहजे में कहा। याद करो वो दिन जब तुम शिकार खेलने के लिए जंगल में गए थे। उस रोज भी इसी तरह बारिश हो रही थी जैसा कि आज रात हो रही है। मैं और मेरा नाग, हम दोनों बारिश में खुशी से उछल कूद कर रहे थे, मगर तुझसे हमारी खुशी बर्दाश्त ना हुई और तूने मेरे नाग को मार डाला। ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गई। ये देख मेरी आंखों में, क्या तुझे वही चमक नजर नहीं आ रही? इतना कहकर शबनम की आंखों में वही चमक चौधरी को दोबारा नजर आने लगी। मैंने तुझे चालाकी से अपने प्यार में फंसा लिया और तेरी बीवी को भी तेरे हाथ से मरवा डाला। अब तू ये बता कि तूने मेरे नाग को क्यों मारा? चौधरी को जब इस हकीकत का इल्म हुआ तो वो उस नागिन के सामने गिड़गिड़ाने लगा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। दौलत के नशे ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मुझ पे रहम खाओ। तुझ पर रहम खाऊं? तुझ पर? क्या तुझे उस वक्त हम पर रहम आया था जब तूने मेरे नाग को मार डाला और मुझे भी मारने के लिए दौड़ा था? शबनम ने पुकारते हुए कहा। नहीं, तुझे कभी भी माफी नहीं मिलेगी। तू मरने के बाद भी नर्क में चलेगा। बस इतना कहकर शबनम दोबारा नागिन के रूप में वापस आ गई। अब वो रेंगती हुई आहिस्ता आहिस्ता चौधरी के ऊपर चढ़ने लगी। कुछ ही लम्हों में वो नागिन चौधरी के बिल्कुल चेहरे के सामने थी। वो एक बार जोर से फुंकारी और फौरन ही चौधरी के माथे पर डस लिया। पूरी हवेली जैसे चौधरी की चीखों से गूंज उठी थी और चौधरी दर्द से बिलबिला रहा था। देखते ही देखती चौधरी का सारा जिस्म नीला पड़ने लगा, मगर शबनम थी कि बस चौधरी को डसे जा रही थी। चौधरी कुछ देर तड़पने के बाद हमेशा हमेशा के लिए ठंडा हो गया और शबनम उसे कहर आलूदा नजरों से देखती हुई हवेली से बाहर निकल गई। उसने अपना बदला ले लिया था। सच ही कहते हैं ना कि बुरे का बुरा अंजाम ही होता है। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और कहानी को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।